हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा आप सबको पता है कि ये मैंने नई सीरीज चलाई है और जो डेली में क्वेश्चन लगभग 10 से 11, 12, कभी कभी 13 भी हो जाती हैं, तो मैं डालने की कोशिश करता हूं और डाल भी रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं इसमें। ह्यूमन ज्योग्राफी से भी रिलेटेड हैं और सेटलमेंट से भी हैं, और जो इंडस्ट्रियल रीजन है, औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहाँ से भी, और नदी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और जो अपना मानसून होता है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यानी कि सभी प्रकार के क्वेश्चंस मैंने इसमें रखने की कोशिश की है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है, ये आपको पता है टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि रोज़ डेली में डालता हूँ। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है सकेंद्रीय वलय सिद्धांत यानी कि कंसेंट्रिक जोन मॉडल में कितनी पेटी हैं, यानी कि कह सकते हैं इसमें कितने वलय हैं, यानी कि ये कितने वलय हैं, इसमें कितने वलयाकार रूप पाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है ये क्वेश्चंस 2022 में सेकंड शिफ्ट में पूछा भी गया था नेट वाले पेपर में। तो देखिएगा, तो इसमें जो है फ्रेंड्स 5 पेटी पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले सीवीडी आती है, यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आती है। उसके बाद देखा जाए तो संक्रमण पेटी आती है, यानी कि संक्रमण जोन आता है। उसके बाद अगर तीसरे में बात करें तो तीसरे में निम्न आवासीय औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। वहीं 4 की बात करें तो उसमें मध्यम आवासीय औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। और 5 की बात करें तो उसमें आवागमन पेटी, यानी कि जहां हम रोज़ाना डेली आते हैं जाते हैं, तो वो वाली पेटी आती है। तो फ्रेंड्स, इसके जो वलय पाए जाते हैं वो 5 पाए जाते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पूछा गया है बौद्धविन कहाँ के निवासी हैं। बौद्धविन यानी बौद्धविन और एक आता है इसके साथ में बौद्धविन और बद्दू। तो पूछा गया है बौद्धविन और बद्दू कहाँ की प्रजाति हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है जो अरब का जो प्रायद्वीप है यानी मरुस्थल है, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। तो इसका आंसर होगा अरब मरुस्थल या अरब प्रायद्वीप या अरब देश। आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, पूछा गया है यूकान पठार कहाँ हैं। तो फ्रेंड्स, यूकान पठार जो है ये अलास्का प्रांत में है। तो पूछा जाए यूकान पठार कहाँ हैं, तो अलास्का जो देश है उसके अंतर्गत ये आता है। आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4, पूछा गया है फॉल रिवर, बोस्टन और न्यू बेडफोर्ड कहाँ के औद्योगिक नगर हैं। तो ये मैंने बताया था फ्रेंड्स, ये औद्योगिक नगर जो हैं इनके सबके बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स में। जैसा कि ब्रिटेन में आपको पता है, ब्रिटेन के अंदर लंकाशायर है, सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है ये लंकाशायर ब्रिटेन का। और एक मिडलैंड है, ब्रिटेन का ही मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश है, मिडलैंड। और एक लोअर स्कॉटलैंड है, यानी कि जो ग्लासगो सम्मेलन हुआ था 2022 में, तो वो जो हुआ था स्कॉटलैंड में हुआ था। तो उस स्कॉटलैंड के जो लोअर स्कॉटलैंड है, यानी निचला जो स्कॉटलैंड है, वहाँ पर भी जो है ये लगा हुआ है। वहीं यूएसए की बात करें फ्रेंड्स, तो यूएसए के न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश हैं और उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, वहाँ पर भी है। तो ये बोस्टन है, यानी ये बोस्टन यानी कि शिप बिल्डिंग के लिए जाना जाता है, यानी कि जहाज़ के लिए जाना जाता है। तो बोस्टन और न्यू बेडफोर्ड ये सभी जो हैं यूएसए के हैं। वहीं जापान की बात करें फ्रेंड्स, तो जापान के अंदर टोक्यो, याकोहामा कोवे क्षेत्र है, कोवे, और एक ओसाका है, यानी ये मैनचेस्टर है जापान का। तो ये सभी मैं सभी के बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आने वाले ये तो आए बोस्टन, न्यू बेडफोर्ड और फॉल रिवर तो आए, लेकिन इसके साथ में ब्रिटेन का कौन सा है, यानी कि मिडलैंड है, लंकाशायर है। जापान की बात करें तो टोक्यो, याकोहामा, कोवे, ओसाका। वहीं अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में राइन नदी क्षेत्र है, सबसे महत्वपूर्ण कोयल के लिए, आयरन ओर के लिए और कोयल के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं मिडिल राइन यानी कि मध्य जो राइन नदी है, वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र लगा हुआ है। हैम्बर्ग है जर्मनी का, और बर्लिन है, वहाँ पर जो है बहुत सारे औद्योगिक केंद्र जो है लगे हुए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जर्मनी में ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़्यादा फेमस है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पूछा गया है नर्मदा, तापी व विंध्यन पर्वत के उत्तर पश्चिम में। अगर देखा जाए तो आपको पता है फ्रेंड्स, जो नर्मदा नदी है
और तापी नदी है तो तापी नदी सतपुड़ा से निकलती है। वहीं नर्मदा नदी को अगर देखें तो अमरकंटक का पठार प्लेट्यू है वहाँ से वेस्ट की तरफ बहती है। तो ये जो है नर्मदा और तापी जो विंध्यन पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं, तो उत्तर पश्चिम में इसके कौन सा पठार आएगा? तो फ्रेंड्स हमको पता है कि मालवा पठार जो है उत्तर पश्चिम में आता है। वहीं मेघालय का पठार की बात करें तो मेघालय जो पूरब का एक राज्य है उसके अंतर्गत आता है। दक्कन पठार जो है महाराष्ट्र है और कुछ भाग एमपी का है। वहीं दंडकारण्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का कुछ क्षेत्र आता है। तो जो नर्मदा और ताप्ती हमें पता है कि वेस्ट की तरफ बहती हैं, यानी कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो पश्चिम में जो होगा फ्रेंड्स मालवा प्लेट्यू होगा, ये होगा पूरब में, ये होगा फ्रेंड्स मध्य में, यानी कि मध्य में कह सकते हैं, या जो नर्मदा ताप्ती नदी है उसके दक्षिण में है। वहीं अगर दंडकारण्य पठार की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल का क्षेत्र आता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो मालवा प्लेट्यू होगा, जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहा गया है कि कथन किसके बारे में सत्य हैं, यानी जो 1, 2, 3, 4 ये जो दे रखे हैं ये किसके बारे में सत्य हैं? तो पूछा गया है यह प्रदेश भाबर के दक्षिण में स्थित है, भाबर की भूमिगत नदियाँ यहाँ दिखाई पड़ती हैं, इसकी चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर है। तो ये किसके बारे में दर्शाता है? भाबर के बारे में, खादर के बारे में, वांगर के बारे में, तराई के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर देखा जाए तो भाबर आता है, उसके बाद देखा जाए तराई आता है, उसके बाद देखा जाए तो वांगर आता है, उसके बाद देखा जाए तो खादर आता है, यानी सबसे बाद में जो आता है खादर आता है। ये पेपर फर्स्ट में भी इसका सीक्वेंस पूछा गया था कि इनको सीक्वेंस के आधार पर लगाइए। तो सबसे ऊपर होता है भाबर, उसके नीचे आता है तराई, उसके नीचे आता है वांगर, उसके नीचे आता है खादर, यानी कि जलोढ़, यानी कि जो नई न्यू मिट्टी होती है उसको खादर कहा जाता है। तो ये पूछा गया है भाबर प्रदेश के दक्षिण में है, तो भाबर सबसे ऊपर है यानी कि उसके दक्षिण में है। भाबर की भूमिगत जो नदियाँ हैं, यानी कि जो भाबर में से जो नदियाँ निकलती हैं पहाड़ों से, तो नदियाँ कहाँ दिखाई देती हैं, और इसकी चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स भाबर के जो दक्षिण में है वो तराई आता है, और वहीं इसकी जो चौड़ाई होती है 20 से 30 किलोमीटर होती है। यहीं नदियाँ जो हैं आकर के दिखाई पड़ती हैं, कंकड़ और पत्थर के बीच में से नदियाँ निकल के तराई में आकर के दिखाई पड़ती हैं। तो इसका आंसर होगा तराई क्षेत्र। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पूछा है गंगा की दाईं तरफ से, यानी कि जो गंगा यहाँ से निकलती आती है फ्रेंड्स उत्तराखंड से ऐसे, तो ये दाईं तरफ यानी कि इसके यहाँ इसका ये जब इधर से आएगी तो फ्रेंड्स तो इसका दायां होगा, इसका बायां होगा। तो ये दाईं तरफ से आने वाली अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में उनकी नदियों को लगाइए। यानी कि इसमें यमुना बड़ी है, टोंस बड़ी है, सोन बड़ी है। तो आपको पता है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यमुना होगी, तो यमुना एक ऑप्शन में इसमें है, एक इसमें है। तो ये फ्रेंड्स ये तो दोनों कट जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं यमुना। यमुना के बाद जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो सोन नदी है, उसके बाद में टोंस नदी है। तो यमुना, सोन और टोंस 1, 3, 2। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा वी। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया है किस प्रदेश की नदियाँ अनुवर्ती होती हैं? सामान्यता अनुवर्ती का मतलब होता है फ्रेंड्स जो अपने ही जहाँ से निकलती हैं वो अपने एक ही मार्ग की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी कि मार्ग को परिवर्तित नहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स हिमालय प्रदेश की, प्रायद्वीप पठार की। तो फ्रेंड्स हमें सबको पता है अनुवर्ती का मतलब होता है अनुगामी, यानी कि जहाँ से निकलती हैं वो एक ही घाटी के अंदर प्रवाहित होती हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है प्रायद्वीप पठार की नदियाँ होती हैं, जैसे कि नर्मदा है, ताप्ती है, और कहीं कहीं चंबल भी दे देते हैं, और दामोदर नदी है जो रिफ्ट वैली में बहती है। तो ये जो नदियाँ हैं फ्रेंड्स ये अनुवर्ती नदियाँ होती हैं जो प्रायद्वीप पठार की नदियाँ हैं। हिमालय प्रदेश की जो नदियाँ होती हैं वो पूर्वगामी होती हैं, यानी कि हिमालय पर्वत के बनने से पहले ही जो है बहती हैं, तो वो पूर्वगामी होंगी यानी पूर्ववर्ती होंगी। और वहीं प्रायद्वीप पठार की जो नदियाँ होती हैं वो अनुवर्ती होती हैं, यानी कि अनुगामी होती हैं, जो अपने मार्ग को परिवर्तित नहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा प्रायद्वीप पठार, यानी कि प्रायद्वीप प्लेट्यू। आइए देखते हैं पेनिसुलर प्लेट्यू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स भारत में मानसून उत्पत्ति
कि आधुनिक विचारधारा से संबंधित हैं। यानी कि मानसून की उत्पत्ति जो आधुनिक विचारधारा हैं उनसे कौन कौन से विचारधारा जो है संबंधित है। कोटेश्वरम है, फिलोन है, दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि जो मानसून की उत्पत्ति होती है, जो तिब्बत का प्लेट्यू है, तिब्बत का पठार है, 1973 में एक संस्था बनी थी मोनेक्स नाम से, मोनेक्स संस्था, जिसके अंदर कोटेश्वरम थे जिन्होंने जेट स्ट्रीम के बारे में बताया था, वहीं फिलोन थे जिन्होंने तिब्बत प्लेट्यू पर काम किया था। 1973 के मोनेक्स एक सम्मेलन है उसके अंतर्गत। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा मानसून से उत्पत्ति की जो आधुनिक विचारधारा है वो कोटेश्वरम और फिलोन से संबंधित है। इनका जो आंसर होगा फ्रेंड्स दोनों सही होगा। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 कहा है CWG प्रदर्शित करता है। यानी कि जो CWG प्रदर्शित करता है यानी कोपेन के जलवायु के अनुसार जो CWG है वो किसको इंगित करता है। प्रायद्वीप पठार को, गंगा के मैदान को, पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को। तो फ्रेंड्स अगर प्रायद्वीप पठार की बात करें तो यहाँ पर AW यानी कि सवाना प्रकार की जलवायु मिलती है। वहीं अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो AM यानी कि AMW कह सकते हैं, यानी कि मानसूनी जलवायु मिलती है। वहीं अगर पूर्वी घाट की बात करें तो यहाँ पर जो है AS जलवायु देखने को मिलती है। वहीं गंगा के मैदान की बात करें तो फ्रेंड्स CWG क्लाइमेट यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स गंगा का मैदान होगा। जैसा आपको पता है कि UGC नेट में अभी फ़िलहाल में 5 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि जो AMW जलवायु है वह कहाँ पाई जाती है। तो एक ऑप्शन में गोवा था, आसाम था और पंजाब था, MP था। तो फ्रेंड्स इसका कुछ इस तरीके से पूछा गया था। उसका जो आंसर था फ्रेंड्स AMW यानी कि पश्चिमी घाट। आपको पता है गोवा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु केरल है और कर्नाटक है। ये पश्चिमी घाट के राज्य हैं जहाँ पर AMW जलवायु पाई जाती है। तो पश्चिमी घाट पर AMW, प्रायद्वीप पठार पर AW, पूर्वी घाट पर AS और गंगा के मैदान पर CWG जलवायु पाई जाती है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसको देखिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हो सके तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, जो कि मैं आने वाले, क्योंकि आप अगर बताओगे तो उससे मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम प्रेरित होकर सोचते हैं कि कुछ अच्छी वीडियोज़ बनाई जाएँ जिससे आने वाले एग्ज़ाम में लाभ हो सके। चलिए देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, पूछा गया है कांप मिट्टी किसे कहा जाता है। यानी जो कांप होती है, जलोढ़ होती है, कांप को ही जलोढ़ कहा जाता है। मैंने आंसर बता दिया फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा जलोढ़। लेटराइट मिट्टी, इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, फेरियम की। लाल मिट्टी, इसमें भी आयरन और ऑक्साइड ज़्यादा होता है। और जहाँ कांप मिट्टी की बात करें तो ये जो है एलुवियल सॉइल होती है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी होती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। कांप मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।